हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केबीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है विद्यालय में नेतृत्व के प्रकार। विद्यालय में बहुत सारे नेतृत्व के प्रकार होते हैं, लेकिन जो मूल रूप से होंगे वो ही आज जाना जाएगा, जो आपके टॉपिक से और सिलेबस में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए उसके अनुसार होगा, जिसके माध्यम से आप सारे के सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हम उतना ही बताएंगे जितने से आपका हो जाए। हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे जिससे आपका वो क्वेश्चन आए भी ना और आपका समय भी नुकसान हो, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है, वक्त कम है, और भी आपको टॉपिक पढ़ना है। तो इसलिए इस समय आपको बहुत सूक्ष्म तरीके से, और कहते हैं ना गागर में सागर, वही गागर में सागर भरने वाला हाल किया जा रहा है कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके दे दिया जाए। तो विद्यालय में जो आपको ऑन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विद्यालय में नेतृत्व के प्रकार के, विद्यालय में किस किस तरह से नेतृत्व का प्रकार हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं इस नेतृत्व के प्रकार को जानते भी होंगे, सुने भी होते। हम कह सकते हैं नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के प्रकार क्या होता है भाई? पहला हम बात करते हैं विद्यालय में जो पहला नेतृत्व का प्रकार है निरंकुशवादी शैली, जिसको कहते हैं निरंकुशवादी शैली। भाई निरंकुशवादी शैली क्या होती है? ये भी नेतृत्व का एक प्रकार है। नेतृत्व का ये भी एक प्रकार है जिसको निरंकुशवादी शैली कहते हैं। निरंकुशवादी शैली क्या होती है भाई? भाई इसमें क्या होता है, कोई एक तरह से एक ही आदमी फैसला लेता है। कोई एक ही तरह का आदमी, एक ही मतलब एक तरह से पहले राजा हुआ करते ना, पुराने समय में क्या हुआ करता था, पहले राजा महाराजाओं का राज चलता था, वहाँ पे राजतंत्र होता था। राजा जो फैसला लेता था प्रजा के हित के लिए, अपने राज्य के हित के लिए, वही सर्वोपरि माना जाता था। तो उसको किस रूप में काउंट किया जाता था? निरंकुश, यानी जो हमने कह दिया वो होना है। जैसे यहाँ उस समय क्या होता था, राजा तुरंत कहता था इसको फांसी लगाओ, उस राजा के जो नौकर चाकर होते थे उसको ले जाके फांसी लगा देते थे। लेकिन आज के युग में क्या होता है, आप कोर्ट कहती है, कोर्ट आपके मुंह से कहने से, किसी के चाहे उस समाज के प्रतिष्ठित आदमी के कहने से इसको फांसी लगा दिया जाए तो फांसी लग जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट में बाकायदे जज हैं, वो अपना फैसला अपने अनुसार सुनाएंगे, आपके दलीलों के अनुसार, तब जाके उसको जो भी सज़ा होगी वो कोर्ट ही सज़ा देगा, आप नहीं दे सकते। लेकिन जैसे निरंकुशवादी शैली नेतृत्व में ये क्या होता है, इसमें एक आदमी के हाथ में पूरी की पूरी तरह से सत्ता होती है, और वो एक आदमी जो फैसला लेता है वो अपने देश काल परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये फैसला अगर ठीक ढंग से सही सटीक बैठा तब तो बहुत सारा लाभ देता है, लेकिन यही फैसला अगर ठीक ढंग से नहीं बैठा तो सीधा का सीधा पूरा नुकसान भी प्रजा को ही भुगतना पड़ता है, उस प्रशासन को ही भुगतना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि निरंकुशवादी शैली जो होती है नेतृत्व की, ये बहुत ही खराब मानी जाती है और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस पे कहते हैं ना, इसमें भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कोई फैसला लिया जाता है और आपके अनुरूप होता है तो आपको बहुत महान बना दिया जाएगा कि इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वही फैसला आपके खिलाफ चला जाता है और आप फैसला लिए रहते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से कहिए कि पूरी तरह नुकसानदेहक होगा। तो सारा का सारा दोष आपके ऊपर आएगा, और इसके लिए निरंकुशवादी यानी उसके अंदर हम रॉन्ग ही कर रहे हैं, हमारा बात सही है, हम बिल्कुल राइट कर रहे हैं, हमारी बात सही। यानी कहते हैं ना, हिटलर जो था, हिटलर का उदाहरण ले लेते हैं, तो हिटलर क्या था, वो फैसला लेता था कि ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, ये सेना हमारी जाएगी, यहाँ सेना जाएगी। वो निरंकुशवादी सत्ता का था, निरंकुशवादी शैली अपनाता था। वो भी तो नेतृत्व कर रहा था हिटलर, तो वो किस प्रकार की शैली अपना रहा था? वो निरंकुशवादी शैली अपना रहा था। तो यहाँ लिख सकते हैं हिटलर, आपको याद भी रहेगा, हिटलर है ये हिटलर। जैसे हिटलर फैसला लेता था, ठीक वही फैसले निरंकुशवादी शैली में। अब दूसरा है
प्रजातांत्रिक शैली। प्रजातांत्रिक शैली, ये प्रजातांत्रिक शैली क्या होती है भाई? प्रजातांत्रिक शैली क्या होती है? इसमें क्या होता है, सबकी राय ली जाती है। प्रजातांत्रिक मतलब सबको बोलने का अधिकार होता है। इसमें सारे लोगों का विचार लिया जाता है। कोई समस्या होती है तो सारे लोगों से पूछा जाता है कि इस समस्या का सबसे बढ़िया हल क्या हो सकता है। तो सारे लोग अपने अपने विचारों के माध्यम से उस समस्या पर बात करते हैं, समस्या पर चिंतन करते हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। और जब इस तरह के समस्याओं को जब हल होता है तो वो समस्या का सबसे बेहतरीन हल माना जाता है प्रजातांत्रिक। तो ये प्रजातांत्रिक शैली होता है। प्रजातांत्रिक शैली में क्या आता है? अब भारत देश क्या है? एक गणतंत्र देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है ना। तो इसमें क्या होता है, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और वो प्रतिनिधि क्या होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता के माध्यम से हमारी बातों को वो लोगों तक पहुंचाता है, समाज तक पहुंचाता है, अन्य समाज में पहुंचाता है। तो हम उसी में से एक अपने नेता को चुन लेते हैं और वो नेता क्या करता है भाई, क्योंकि हमारी सारे लोगों की राय होती है ना कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया, तो उसके लिए बाकायदे वोटिंग होती है। लोग अपने अपने मत का दान करते हैं, मतदान करते हैं। मतदान का मतलब यही कि हर लोग अपने मत का जब प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति को उसकी अच्छाइयों बुराइयों जिस आधार पर उसको चुना जाए, यानी एक बहुमत के साथ जिसको चुना जाए, वो सरकार चलाता है आदमी। और वो सत्ता कुछ समय के लिए, यानी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो जिस तरह का संविधान बनाया गया होगा, जहाँ का वो सत्ता उतने दिनों तक उसके हाथ में रहती है। फिर उसके बाद वो मतदान की प्रक्रिया आती है और मतदान के बाद फिर चुनाव होता है। मतदान होने के बाद फिर उस सरकार की चुनाव होता है। तो वो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, यानी किसी को अपने देश का मुखिया बनाने के लिए, देश का हमारा नेतृत्व करने के लिए हम सबकी राय लेते हैं। राय किस रूप में? मतदान के रूप में। और जब सबकी राय ले ली गई तो प्रजातांत्रिक रूप हो गया। आज का जो समय है, बहुतायत देशों में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया लागू है। सभी देशों में नहीं है, लेकिन बहुतायत देशों में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया लागू है कि सबको अपनी बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, घर बनाने की, अपने परिवार का पालन पोषण करने की, ये सारी चीज़ों की आज़ादी रखी गई है। ये किस रूप में है? प्रजातांत्रिक रूप में है। प्रधानमंत्री कह दें कि इनको फांसी चढ़ा दिया जाए तो नहीं हो सकता जब तक बाकायदे एक कोर्ट के माध्यम से, उनकी दलीलों के माध्यम से कोर्ट न फैसला सुनाए, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, हम भले से मुखिया चुने हैं और मुखिया कहे कि इनको फांसी दे दी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बाकायदे कोर्ट के एक दलील के द्वारा उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब जाके उसकी भी प्रक्रिया कई रूपों में, कई चरणों में चलेगी। या चरणों के बाद लास्ट में फैसला आएगा इसके साथ क्या करना है। आप और हम उसका फैसला नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वो प्रजातांत्रिक शैली है। तो कह सकते हैं जिसमें सबकी राय हो, सबकी राय, जिसमें सबकी राय हो, वो क्या है? प्रजातांत्रिक शैली। तीसरा है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय शैली। स्वतंत्र निकाय शैली क्या होता है भाई? स्वतंत्र निकाय शैली, इसमें क्या होता है, हम कोई काम जब करते हैं तो वो काम करते रहते हैं और काम अपने न करके दूसरे को देके हम उस कार्य को भूल जाते हैं। हम जो काम है, जैसे कोई काम देते हैं, गए ये तुमको काम करना है, वो आदमी काम दे दिया, हम अपने काम पे चले गए और लास्ट में आके हम देखते हैं कि वो हमारा काम हुआ कि नहीं। उससे पूछते हैं क्या हमने तुमको ये काम दिया था, क्या ये काम हुआ? तो वो अगला वाला व्यक्ति जो कार्य किया रहता है उसके हिसाब से जवाब देता है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक तरह से मकान बनवाया जाता है ना, तो मकान बनवाने के लिए जिसके पास वक्त नहीं होता है वो घर को किसी ठेकेदार को दे देता है, जो ठेका लेके पूरा बनाता है, स्क्वायर फीट पे घर बनाता है, उसको दे देता है और आदमी भूल जाता है उसको। आदमी ठेकेदार को समय से पैसे बस देता रहता है, ठीक, उसका घर बनता रहता है। तो वो काम जो रह के न किया जाए, जो प्रत्यक्ष रह के न किया जाए और वो काम किसी और से करवाया जाए, तो वो किस रूप में आता है? स्वतंत्र निकाय शैली के रूप में आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि उस काम को कर सके, तो वो काम अगले वाले को सौंप देता है और वो काम करता है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि ये रचनात्मक कार्य होता है, यानी हम
हम कोई काम नहीं जानते हैं तो अगले वाला जो काम जानता है हम उस कार्य को उसको सौंप देते हैं ना, तो वो कार्य बड़े अच्छे ढंग से, यानी जिस कार्य में जो निपुण होता है उस कार्य को हम उसको सौंप देते हैं तो वो कार्य अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र निकाय शैली बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें रचनात्मकता पाई जाती है। रचनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी ये कर सकता है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिसको प्रोफेशनल है, जैसे पढ़ाने के लिए हमको पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है, हम अपने सब्जेक्ट में हैं, कोई घर बनाने वाला है, घर वाले का काम करेगा, वो अपने कार्यों में, हम उस ये घर जाके तो नहीं बना सकते, हम पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, लेकिन घर का काम हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको नहीं आता, हमारा वो प्रोफेशन नहीं है। हमको पढ़ाना आता है, पढ़ाने के लिए हम पढ़ा लेंगे, ये हमारा प्रोफेशन है, तो हम घर बनवाने के लिए घर बनवाने वाले को ठेका दे देंगे, यानी स्वतंत्र निकाय शैली अपनाएंगे, जिसको जो काम आता है हम उसी को वो काम दे देंगे और वो जो पाएगा वो काम करता है, वो काम बहुत बेहतर ढंग से करेगा क्योंकि वो उसमें महारत उसको हासिल है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र निकाय शैली जिसके अंतर्गत होती है और प्रोफेशनल लोगों को वो काम सौंपता है तो वो अपने अनुसार बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए उसमें रचनात्मकता पाई जाती है। ठीक, अगला है परिवर्तन शैली। परिवर्तन शैली इसमें क्या कहा जाता है, आप देखते हैं कि पहले के समय में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक, तो उस समय की स्थिति के अनुसार भारत देशवासी अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा करते थे। ठीक, भारतवासी जैसा कहते, अंग्रेज जैसा कहते थे करते थे, जैसा नियम कानून बनाते थे, भारतीय हमारे क्या करते थे, वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनके गुलाम थे और उनके नियमों कानूनों को मानते थे, उनका पालन करते थे। धीरे धीरे समय क्या हुआ, बदलता गया, समय धीरे धीरे बदलता गया और आज की स्थिति में क्या पहुंचा है कि जब हमारा देश आज ही के डेट में 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद होता है तो हमारा देश, तो हमारी जो स्थितियां हैं बदल जाती हैं, यानी हम परिवर्तन कर लेते हैं अपनी यथा स्थिति में। जब परिवर्तन कर लेते हैं तो उस समय की जो स्थितियां होती थी हम उसके अनुसार कार्य करते थे और आज की स्थितियां जो है हम आज की स्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं। यानी जो जैसी स्थिति रहती है, नेतृत्व शैली अगर उसके अनुसार रहेगी तो बहुत सफल मानी जाएगी। यानी भारतीय सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, नौसेना, वायुसेना, जल सेना। ठीक, जल सेना कह रहे हैं, थल सेना, इन तीनों को 3 काम दिया गया है। ठीक, अब ये अपने अपने अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जल वाला कहाँ काम करता है, जल में काम करता है, नेवी बनी हुई है। हाँ, थल वाला सेना कहाँ काम करता है, थल पे यानी ग्राउंड पे वो काम करता है। वायुसेना कहाँ काम करती है, हवा में काम करती है। ठीक, तो जब अलग अलग स्थितियों यानी परिवर्तन, अगर थल सेना को कहा जाए कि वायु की कमान संभाल लो तो संभाल लेगा, नहीं संभाल पाएगा, और वायु को कहे कि थल सेना का संभाल लो तो वो थल वाले की तरह काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी जो जिस स्थिति के अनुसार रहता है वो उसी के स्थिति के अनुसार कार्य करता है, यानी परिवर्तनशील। तब की स्थिति क्या थी, हम उसके अनुसार ढले थे। आज की स्थिति क्या है तो हम आज के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। अमेरिका में जाएंगे हम तो क्या हम भोजपुरी बोल के, हिंदी बोल के वहाँ पे काम चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, हमको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जर्मनी जाएंगे तो क्या हम हिंदी बोल के हिंदी बोल के और भोजपुरी बोल के काम चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। वहाँ पे जर्मनी में जाने के बाद हमको जर्मनी वाली जो भाषा, वहाँ की प्रचलित भाषा है, वो भाषा सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम काम कर पाएंगे। तो हमारी वहीं पे नेतृत्व शैली यही कहती है कि जिस तरह से कार्य हो रहा है और जिस तरह से आप कार्य करवाना चाहते हैं उसके लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अनुसार अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता माने जाएंगे, यानी कठोर नहीं माने जाएंगे। जहां आपको लचीलापन दिखाना है, लचीलापन दिखा के अपना काम लीजिए, जहां आपको कठोर बनना है वहां कठोर बन के काम कर लीजिए। यानी जैसा देश वैसा भेष, जैसी परिस्थिति वैसा काम। ठीक, तो ये थी नेतृत्व शैली के प्रकार। यानी कहा जाए जैसा देश वैसा भेष। यानी ये कहा जा सकता है कि ये
जो नेतृत्व के प्रकार थे ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और चारों के यही कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछा गया। आप जरूर देखिएगा इन चारों को, जो पुराना KBS का पेपर है वो चारों कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और मैंने उदाहरण यहाँ कहा जाए तो ये उदाहरण है, मैंने उदाहरणों के माध्यम से ये व्यक्त कर दिया है और चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके टॉपिक जो दिया है ये चारों के चारों उस टॉपिक में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। इन चारों को मैंने एक माध्यम से, एक आसान से शब्दों में आपको बता दिया। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कम शब्दों में समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जितने लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।